नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की और बात करेंगे सीट शेयरिंग की और टिकटों के बंटवारे की। देखिए, इंडिया ब्लॉक में क्या होगा, वहां तो तारीखें ही निर्धारित हो रही हैं, दिन ही अभी गिने जा रहे हैं कि कब वक्त आएगा, कब बातचीत आगे पूर्ण रूपेण बढ़ेगी और यह तय हो जाएगा कि किस प्रदेश में कितनी सीटें कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। घमासान भी बहुत है। लेकिन बीजेपी, देखिए बीजेपी के साथ भी एनडीए में बहुत सारे घटक हैं। उनके साथ भी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, यह बात भी सही है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी पूर्ण कर रखी है और जो खबरें आ रही हैं कि आप भी कल चर्चा कर रहे थे कि कोई 160 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां उम्मीदवार बीजेपी ने फाइनल कर लिए हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान तो चुनाव आयोग फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में करेगा। लेकिन इसके बहुत पहले इन उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स भी कह रही है कि बीजेपी की तैयारी कैसी है। 2019 के नतीजे 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन इनमें 48 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का फासला 2% से भी कम का। बीजेपी के लिए ये सीटें चिंता का कारण है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी हैं जहां योगी आदित्यनाथ हैं। बिहार में भी कई सीटें जहां जीत हार का फासला बहुत ही कम रहा। जहानाबाद की हम बात कर लें, कोई 1200-1500 मतों से। औरंगाबाद की बात कर लें, बिल्कुल नए उम्मीदवार थे हम पार्टी के, जो मुकाबला दे रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी के सुशील कुमार सिंह से, लेकिन जीत हार का बहुत बड़ा अंतर नहीं था। वाल्मीकि नगर, देखिए 2019 में तो अंतर बड़ा था, लेकिन जब वहां उपचुनाव हुआ बैद्यनाथ प्रसाद मेहता के निधन के बाद, तो परवेश मिश्रा और सुनील मेहता महतो के बीच जो लड़ाई हुई, वह बहुत कांटे की लड़ाई हो गई थी। तो खबरें ये आ रही है कि 160 सीटें जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था और हमने ये भी देखा था कि बड़े-बड़े उम्मीदवार, बड़े-बड़े दावेदार शिवराज सिंह पाटिल को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। तो शिवराज सिंह चौहान को माफ करेंगे, तो प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। तो दिल्ली में क्या खबर है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली, अपने उम्मीदवारों की तैयारी कर ली है, उन्हें पहले ही मैदान में उतारने वाली है, उनके नामों का ऐलान होने वाला है और उनकी चिंता क्या है और उनकी रणनीति क्या है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। वो एक प्रयोग था भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रयोग थे। जी। और हुँ, आपको ध्यान हो कि अक्टूबर में चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा अक्टूबर में हुई थी। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त में अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। आप सोचें, हुँ, चुनाव आयोग की घोषणा से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी थी। यह काम हुँ, किसी समय बहन मायावती किया करती थी, काशीराम जी किया करते थे। मायावती जी बसपा का जब कैंडिडेट कई बार होता था, 6-6 महीने पहले अनाउंस हो जाता था। तो वो जी। एक तैयारी करने के लिए समय मिलता था, वो एक उस समय प्रयोग था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां इस तरह के काम नहीं करती थी, पहले इस तरह के हुँ, उसमें नहीं जाती थी। जी। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले जो उम्मीदवारों की घोषणा की बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसमें 2 बातें बहुत बारीकी से देखने की थी। एक हुँ, हुँ, तो किन सीटों का चुनाव किया उसने पहले उम्मीदवार घोषित करने के लिए, और जी। दूसरा किन लोगों को उम्मीदवार बनाया। हुँ, ये 2 चीजें हैं, इससे पता चलेगा लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी झलक आपको मिलेगी। मध्य जी। प्रदेश में ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनी जहां वो पिछले कई चुनावों से नहीं जीत रही है। हुँ, जहां पार्टी 20 साल से नहीं जीती है, 25 साल से नहीं जीती है, या जहां कभी नहीं जीती है। जी। ऐसी सीट भारतीय जनता पार्टी ने चुनी। उनकी लिस्ट बनाई गई, वहां के लोगों से फीडबैक ली गई, उसका जो लोकसभा का वहां जो प्रतिनिधि था पार्टी का, उससे बात की गई। और उन जो मुश्किल सीटें थी, जिन सीटों पर कांग्रेस हमेशा आसानी से जीतती रही है, उन हुँ, हुँ, सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए। और दूसरा, जी। उम्मीदवार उनको बनाया गया जो बहुत ही बड़ा कद्दावर नेता हो, दिग्गज नेता हो। हुँ, जैसे हम सब लोगों ने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, और उनको
उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में मुरैना, जहां लोकसभा के, जहां से वो एमपी थे, वहां की एक छोटी, एक दिमनी सीट है विधानसभा की, जहां बीजेपी बहुत मुश्किल में रहती है हमेशा और कांग्रेस जीतती है। उस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्री को सीटिंग रहते जी हुए बिल्कुल। वो वहां से अब दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़े। कैलाश जी। विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, जो कई साल हम्म। पहले वहां की विधानसभा की राजनीति छोड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में उनके बेटे को, आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 सीट से टिकट दी गई थी, लेकिन इस बार इंदौर 3 की टिकट छोड़ दी गई और इंदौर 1, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, मजबूत एक गांधीवादी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले परिवार के नेता, उस इंदौर 1 सीट पर कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बना दिया गया, जो मुश्किल सीट थी जी। बीजेपी के लिए। तो जो राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, में रहे हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश के, उन लोकसभा के एमपी हैं जबलपुर से, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, प्रहलाद जी। पटेल केंद्रीय मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में पार्टी ने उतारा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की टिकट अनाउंस की गई और सबसे पहले चुनाव की घोषणा से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट पर, जो पाटन सीट है, वहां से दुर्ग के सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बना दिया गया, जो भूपेश बघेल के भतीजे हैं और एक बार पहले भूपेश बघेल को उस सीट पर हरा चुके हैं, पाटन सीट पर। तो पार्टी ने ऐसी सीटें चुनी जो मुश्किल सीट थी, जहां बीजेपी नहीं जीतती थी या बहुत मुश्किल से कभी जीती थी, वहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया और जो मजबूत उम्मीदवार था, एमपी था, वहां का केंद्रीय मंत्री था, राष्ट्रीय महासचिव था, उसको उम्मीदवार बनाया गया। तो वही स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी सफल रही। आप देखिए, अगर ऐसी 100 सीटें हैं और उन 100 में से अगर 20 सीट बीजेपी जीतती है, तो आप समझिए कि वो बोनस सीट है। आप देखिए ऐसे कितनी मुश्किल सीटें बीजेपी ने चुनी थी। उसने अपने 21 एमपी उतारे थे चुनाव मैदान में। पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 21 एमपी लड़े थे और 9 एमपी हार गए विधानसभा का चुनाव, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हार गए विधानसभा का चुनाव। आप सोचिए, अगर एमपी नहीं लड़ते तो उन सीटों पर कितनी मुश्किल लड़ाई होती। जब एमपी लड़े तब आप 21 में से 12 जीत पाए। अगर एमपी नहीं लड़ाते, हो सकता था कि सब हार जाते। तो वो जो 12 सीटें मिली, वो बोनस थी। तो बीजेपी वो स्ट्रेटजी लोकसभा चुनाव में अपनाने जा रही है कि उसने ऐसी सीटें चुनी है, और ये जो मीडिया में खबर आ रही है, वो खबर भी सही है, और जो अनौपचारिक बातचीत में पार्टी के नेता या सर्वे करने वाले जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनसे फीडबैक ली जा रही है, वो सब भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसी सीटें लोकसभा में बीजेपी ने आइडेंटिफाई की है, जहां पिछली बार वो दूसरे नंबर पर रही थी और या बहुत कम अंतर से चुनाव जीती थी। तो ऐसी सीटें हैं 48, तो ऐसी सीटें हैं जहां वो 2% से कम वोट से जीती है। 2% से कम वोट है, ऐसी 48 सीटें, जिनका जीत हार का अंतर 1000, 2000, 5000 तक रहा है, 10,000 तक रहा है। जैसे झारखंड की खूंटी सीट आप लीजिए, 1400-1500 वोट से वहां अर्जुन मुंडा जीते थे। 1400-1500 बिहार में जहानाबाद की सीट, बिहार में जहानाबाद की सीट, हाँ, जहानाबाद की सीट बहुत कम अंतर से जीते, लेकिन वो जेडीयू की सीट हमको जहां तक हाँ, लेकिन अब तो नीतीश कुमार चले गए हैं, हाँ, मतलब वही महागठबंधन की ओर ना। सीटें भी है, जो सीटें ज्ञानेश्वर जी आप बताएं कि जो 160 सीटें हैं या 150 सीट हो या 160, 170 हो, वो उसमें वो सीटें भी है जो पिछली बार सहयोगी पार्टियां लड़ी थी। तो उसमें जहानाबाद की सीट भी आ जाएगी, क्योंकि वो सीट नीतीश कुमार की पार्टी पिछली बार लड़ी थी। तो नहीं, देखिए अजीत जी, हमें ये लगता है कि पहले से उम्मीदवारी का ऐलान, देखिए अमेठी जैसी सीट 2019 में हमने देखा, ये बात पहले से तय थी कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। हाँ, तो बीजेपी इस रणनीति पर काम करती रहती है और इंडिया ब्लॉक की रणनीति तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये काम क्या कर रहे हैं। और यदि हम बिहार के संदर्भ में कहें तो बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जो आपने कहा कि उन सीटों पर बीजेपी की नजर है जिसे बीजेपी ने कभी जीता ही नहीं है या कभी लड़ा ही नहीं। अब नालंदा सीट यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में ही रह जाते हैं, नालंदा सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीता, लड़ा भी नहीं। जहानाबाद की सीट, खगड़िया की सीट, मधेपुरा की सीट, जी हाँ, किशनगंज की सीट, तो ऐसी तमाम सीटें हैं। वैशाली की सीट जिसे लोकतंत्र की जननी कहते हैं, और खबरें चल भी रही है कि वैशाली इस बार बीजेपी लड़ना चाहती है, जबकि 2019 में यह सीट एलजेपी के खाते में थी। वहां से बीना देवी दिनेश सिंह की पत्नी सांसद है। लेकिन इस बार यह खबर बहुत तेज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर लड़ा, कि बिहार में वैशाली तो हम लड़ेंगे। तो इन सीटों जी, तो
जी ऐसी अजीत सीटें जी। बीजेपी ने आइडेंटिफाई की हैं जिन पर वो हम्म। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही, या बहुत कम अंतर से हारी, या उसकी सहयोगी पार्टी लड़ी थी, बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ी थी। तो ऐसी हम्म। सीटों की लिस्ट बनी है जिन पर सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किया जाना है, और जी। ऐसे उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बन रही है, और उम्मीदवारों का भी नाम, संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मंगा लिए गए हैं। जैसे अमेठी में हम्म। देखिए, पहला चुनाव स्मृति ईरानी लड़ी थी तो चुनाव हार गई थी। जो वो जी। 2014 में भी लड़ी थी वहां से, और वो चुनाव हार गई थी वहां। लेकिन जी। सबको पता था कि 2019 में भी वो लड़ेंगी, हाँ। और वो लड़ेंगी, ये तैयारी थी पहले से, और वो क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं था। हारने के हम्म। बाद भी वो उस क्षेत्र में रही, क्योंकि उनको पहले ही कह दिया गया था कि आपको वो क्षेत्र छोड़ना नहीं था, नहीं तो बाकी क्षेत्र वो छोड़ देती थी। जैसे चांदनी जी। चौक से लड़ी थी चुनाव और हार गई थी, तो फिर उसके बाद चांदनी चौक नहीं गई कभी वो। लेकिन हम्म। अमेठी से हारने के बाद भी अमेठी में रही वो, और उनको ये कहा गया था कि आपको चुनाव लड़ना है अमेठी से। तो जी ऐसी बिल्कुल। सीटें भी बीजेपी ने आइडेंटिफाई की हैं, जो दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की सीट है, जिन जहां पर वो लोग पारंपरिक सीट जिसको मानते हैं, जिस सीट पर उनको हमेशा वो लोग जीतते रहे हैं। तो ये जी। जो 160 का फिगर आ रहा है, और ये जनवरी अंत में या फरवरी शुरू में जब भी हो, चुनाव की घोषणा से पहले इन पर उम्मीदवार घोषित होने हैं। तो जी। ये जो है, इनमें वो सारी सीटें भी है। जैसे हम हम्म। लोग जो 48 सीटें पहले जिन पर बात करें, हम लोग जो जहां कम वोट के अंतर से बीजेपी पिछली बार जीती है, हम्म। जैसे हमने कहा कि खूंटी सीट है, 1400-1500 वोट से फैसला हुआ था, या जैसे लोहरदगा सीट है जो 9000 वोट से फैसला हुआ था। तो इस तरह की सीटें झारखंड में ये दो सीटें हैं। फिर जी। जिन दो सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, हम्म। तो चाईबासा की सीट है पूर्वी सिंहभूम, और राजमहल की सीट है। उसी तरह से बिहार में जो आपने सीटें बताई वो सारी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जी। रायबरेली की सीट है, तो हम्म। रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी अब इस बार नहीं लड़ेंगी, ये कहा जा रहा है, और बीजेपी की योजना है कि जी। घेरना है, जितने बड़े नेता हैं उनको उनके अपनी सीट पर अपने क्षेत्र में घेर देना है। जो हम्म। स्ट्रेटजी काम की थी छत्तीसगढ़ में उसकी, कि छत्तीसगढ़ में जी। वहां उसने दुर्ग सीट जो मुख्यमंत्री की सीट थी, वहां उनके भतीजे को खड़ा कर दिया था, वो एमपी भी थे वहां के दुर्ग के। और हम्म। पाटन सीट पर जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, वहां दुर्ग के एमपी को खड़ा कर दिया था। तो मुख्य जी। न आपकी आप कोई कितना भी कहे कि आप बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आपको अपनी सीट पर जाकर के रहना होगा जब इस तरह का हम्म। उम्मीदवार आ जाता है। तो इस तरह के उम्मीदवार भी खोजे जा रहे हैं, कि जो मजबूत उम्मीदवार हो उनकी तलाश की जा रही है। अभी उसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को तैयार किया जा रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, और राज्यसभा के सांसदों को तैयार किया जा रहा है कि इस बार आपको चुनाव में जाना है। ये एक जी। स्ट्रैटेजी बीजेपी को लेकर के सुनने में आई है, कि जो जितने राज्यसभा के सांसद हैं और 2 हम्म। बार से हैं, उनको कहा जाएगा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, और उन सब के लिए सीटें आइडेंटिफाई की जा रही हैं। ऐसी सीटें जो मजबूत है, जैसे बीजू जनता दल का मजबूत गढ़ वाली सीट है संभलपुर, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को वहां से चुनाव लड़ना होगा। जी। केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अभी शिक्षा मंत्री हैं, राज्यसभा में हैं, मध्य प्रदेश से पहले। उनको कहा गया है कि जा करके आप संबलपुर तैयार करिए, उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र यादव को कहा जा रहा है कि आप अलवर सीट से चुनाव लड़िए, जहां से बाबा बालकनाथ एमपी थे और अभी एमएलए हो गए, जो योगी हम्म। आदित्यनाथ वाले उसमें नाथ पंथ के उस सेक्ट से आते हैं, और नंबर 2 हैं उस सेक्ट में। तो इस तरह के जो बड़े मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव के लिए कहा जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए खबर है कि उनको हमीरपुर या वो मंडी या जो भी मनाली जो भी सीट लड़े हिमाचल प्रदेश में, उनको भी सीट लड़ने के लिए कहा जा सकता है वहां से। तो एक ये तैयारी उसी का पार्ट है, ये उसी जी मध्य बिल्कुल। प्रदेश प्रयोग का ये पार्ट है, कि ऐसी सीटें जो हम्म। मुश्किल है, जहां बीजेपी नहीं जीत पाती है, मुश्किल होती है लड़ाई उसके लिए, उन सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करना है और अपने बड़े नेताओं को उम्मीदवार बना देना है, ताकि वो जाकर के वहां तैयारी करे पहले से, और जो अपोजिशन का लीडर है उसको जी। वहां अपनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े। जैसे अब आप फर्ज हम्म। करिए कि अगर रायबरेली सीट से किसी बड़े उम्मीदवार को चुनाव लड़ा दिया जाए, जैसे अभी ये जो दिल्ली में सूचना है, वो उसके हिसाब से पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे वक्ता हैं, सबसे विद्वान वक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी, उनको कहा जा रहा है कि आप रायबरेली चुनाव लड़िए। कानपुर से अच्छा। भी उनका नाम है, वो राज्यसभा के सांसद हैं, कानपुर से भी उनका नाम है। कानपुर से एक बार मुरली जी। मनोहर जोशी भी चुनाव लड़े थे, तो कानपुर हम्म। से भी नाम है और रायबरेली से भी नाम है। उनको कहा जा रहा है कि आप वहां तैयारी करिए चुनाव लड़। तो अब आप सोचिए, अगर इस तरह का उम्मीदवार बीजेपी तैयारी कर रही है, उम्मीदवार उतारने की अगर सोच रही है वो, तो हम्म। इसका मतलब कि बहुत बारीक लेवल पर उसको फीडबैक मिला हुआ है कि किस तरह का उम्मीदवार वहां के जातीय समीकरण में फिट होगा, वहां की जो बड़ी आबादी है, उस आबादी को कौन अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो एक-एक सीट को लेकर के इस तरह की फीडबैक आई है। ऐसे अनेक सीटें हैं जिनके लिए कहा जा रहा है, पीयूष गोयल राज्यसभा के सांसद हैं, उनको कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए।
डॉक्टर जी। अनिल जैन राज्यसभा के सांसद हैं। ये सब बड़े नेता हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। लंबे समय से देश की जनता इनकी शकल देख रही है टेलीविजन पर, अखबारों में। ये एक तरह से हम्म, बीजेपी के पर्याय जो लोग नेता हो गए हैं, उन सबको जी। कहा जा रहा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। तमाम बड़े नेताओं को कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़िए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री हैं जिनको कहा जा रहा है कि चुनाव लड़िए। यही हाल बिहार में है। कितने लोगों को कहा गया है, हम सब लोगों को आइडिया नहीं है कि और किन किन लोगों को कहा गया है। लेकिन कई बड़े नेता हैं, वो हो सकता है विधायक हो सकता है पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हो, उनको कहा जा रहा है अगर वो मजबूत नेता है, उसके बारे में जमीनी फीडबैक है, तो उसको लोकसभा की टिकट दे दी जाएगी। और ये घोषणा आप देखिए जनवरी एंड आते आते या फरवरी के शुरू में ये घोषणा हो जाएगी। ऐसी सीटों पर पहली सूची बीजेपी की जारी हो जाने की संभावना है। ठीक है अजीत जी, आप जो कह रहे हैं देखिए उस पर ग्राउंड जीरो पर बीजेपी का काम भी चल रहा है। बिहार के बारे में तो मुझे पक्की खबर है कि 3 सर्वे एजेंसियां, देश की बड़े सर्वे एजेंसियां जिसे बीजेपी ने हायर किया है, वह बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में 40 लोकसभा क्षेत्रों में 2 जनवरी से ही माथापच्ची कर रही है। और तीनों को अलग-अलग टास्क दिया गया, अलग-अलग विधानसभा दिए गए हैं, लोकसभा के विधानसभा, कि आप वहां से फीडबैक लीजिए कि लड़ने वाले उम्मीदवार कौन है, सामने कौन है, दावेदारी कितनी मजबूत है, संसाधन, और जिसे हम कॉर्पोरेट में कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसे भी एनालाइज किया जा रहा है। तो बीजेपी की तैयारी, और 14 जनवरी तक रिपोर्ट सौंप देनी है। अब देखिए ना, यदि हम मजबूत और कमजोर सीटों की बात करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी शहर से जीते हुए हैं। पास में मछली शहर है उत्तर प्रदेश में। और हमने ये देखा था, देखिए उत्तर प्रदेश की कई सीटें 2019 में बीजेपी ने मछली शहर, मेरठ, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बदायूं, बलिया, सुल्तानपुर, चंदौली, कन्नौज जैसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 2% से भी कम, 17,000 से भी कम वोट था। तो बीजेपी जब यह कह रही कि 400 पार करना है, तो यह सीटें, और देखिए एक खबर बिहार के बारे में और भी आई कि मधेपुरा और नालंदा 2 ऐसी सीटें हैं जिसे नरेंद्र अमित शाह ने सीधे अपने रडार पर रखा है कि यहां जीतकर हमें संदेशा देना है। मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा कोप का, यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक मधेपुरा भी नहीं जीतता है, जब लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, वामपंथ साथ हो, और नीतीश कुमार यदि इंडिया ब्लॉक में ही रहते हैं और नालंदा भी हार जाते हैं, तो इसका संदेशा तो दूर तक जाएगा ना। यानी हार जाएंगे तब तो वो फिर इनके फिनिश होने की बात हो जाएगी। अगर हार गए जी। मधेपुरा और नालंदा तो उसके बाद तो हम्म, राजनीति का ऐसा डाउनफॉल शुरू होगा कि फिर वो नहीं रुकेगा। हम्म, उस नतीजे के पहले अगर उन सीटों पर बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी उतारती है तो ये सारे नेता घिरेंगे वहां। जी। असली असली जो बीजेपी की योजना है वो इनको घेर देने की योजना है कि आपको उन्हीं हम्म, उस सीट पर आप बंद के रह जाएं, आप उस सीट पर ज्यादा टाइम दें ताकि आप दूसरी जगहों पर जाकर के आपको प्रचार करने का मौका न मिले, समय न मिले। जी। बीजेपी के पास तो नेता की कमी नहीं है और न हम्म, संसाधन की कमी है। लेकिन हम्म, जेडीयू हो, आरजेडी हो या दूसरी कोई भी या समाजवादी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन सबके पास तो एक-एक नेता है। जी। उसी नेता को हर जगह जाना है। हम्म, बीजेपी तो अपने नेताओं की फौज उतार देगी। जहां नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पहुंचे, वहां अमित शाह पहुंचेंगे, वहां राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां तो नेताओं की फौज है पूरी उनके पास। हम्म, तो वो एक उनका एडवांटेज है और इसी के लिए वो ऐसी कोशिश बीजेपी कर रही है कि जिन सीटों पर कम अंतर से हार जीत का अंतर कम है, जैसे कम अंतर से हारी भी है बीजेपी, उन सीटों को भी जी। उसने बहुत प्राथमिकता में लिया है क्योंकि हम्म, उन सीटों पर उसको जीत जाने की संभावना है। जिन सीटों पर कम अंतर से जीते हैं वो प्राथमिकता में है ताकि वहां हार न जाए, इस बार गड़बड़ ना हो जाए। तो ये बिल्कुल। ऐसी ऐसी तमाम सीटें हैं। 100 के हम्म, करीब सीटें होंगी, जो एग्जैक्ट नंबर अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, जहां दूसरे नंबर पर रही थी बीजेपी। जी। तो वो सारी सीटें हैं। 48 वो सीटें हैं जो जहां वो कम अंतर से जीती है। फिर हम्म, और सीटें हैं जो जिन पर सहयोगी पार्टियां पिछली बार लड़ी थी। बिहार में नीतीश कुमार जिन 17 सीटों पर लड़े थे उन पर बीजेपी की खास नजर है। भले तालमेल की बिल्कुल। बातचीत हो रही है और बीजेपी को ये हम्म, उम्मीद है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। इसके हम्म, बावजूद बीजेपी उन सीटों पर तैयारी कर रही है। जो जी। सीटें पिछली बार बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए छोड़ी थी, जिनमें उनकी हम्म, नालंदा सीट भी है, जहानाबाद सीट जी। भी है, जो जिन हम्म, पर हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं, झंझारपुर की सीट है, वाल्मीकि नगर की सीट है, ऐसी तमाम सीटें हैं, सीतामढ़ी है, जी। मधेपुरा है, पूर्णिया है, ऐसी हम्म, तमाम सीटें हैं जो पिछली बार
लड़ी थी जेडीयू। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, और अगर अलायंस नहीं होता, अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होती है, तब आप जी तय मानिए कि उन सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित होंगे जो सीटें नीतीश कुमार की हैं। बीजेपी जी अपनी जो जीती हुई सीटें हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारी थोड़े दिन डिले भी कर सकती है, चुनाव की घोषणा तक भी उनको रोका जा सकता है। लेकिन जहां हारी है, या हारी तो कोई सीट नहीं है, पिछली बार तो कोई सीट नहीं हारी थी बीजेपी, लेकिन उसके पहले जो उसकी कमजोर सीटें रही हैं उन पर, और जो हम्म, सहयोगी पार्टी के तौर पर जो नीतीश कुमार लड़ते रहे हैं, उन सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार उतारेगी, और मजबूत हाँ उम्मीदवार उतारेगी। जी उसमें जो अपने प्रदेश के नेता हैं, उन लोगों से में से भी कुछ लोगों को कहा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। जो बिल्कुल। केंद्र में मंत्री लोग हैं वो तो लड़ेंगे ही, राज्यसभा में जो लोग हम्म, हैं उनको भी कहा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से अभी कोई किसी चीज की गारंटी पार्टी का जो नेता है वो नहीं दे सकता है। सब एंक्सस हैं, सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसको कहा जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, और वो पहले कह दिया जाएगा। तो ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की हैं उन लोगों ने। जैसे झारखंड में पिछली बार एक सीट सहयोगी पार्टी को दी थी, इस बार बीजेपी वो सीट भी ले रही है कि सारी सीटें हम अच्छा लड़ेंगे, आज क्योंकि वहां वहां जी आजसू को जो दी थी वो सीट बीजेपी लेकर के खुद लड़ना वापस ले चाहती है, रही है। वापस जी लेके, चूंकि उसको है कि हम जीत जाएंगे तो अपने नंबर्स बढ़ाने हैं बीजेपी को। जी राजस्थान में एक सीट बीजेपी ने दी थी हनुमान प्रसाद बेनीवाल को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, वो चले गए पार्टी संगठबंधन छोड़ करके, अब सभी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो ऐसी एक एक सीट, जैसे दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा में अलायंस था, वो अलायंस अब लगभग टूट गया है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोकसभा जी में उनको कोई सीट नहीं मिलेगी, 10 सीटों पर हम्म, बीजेपी लड़ेगी, उनको कोई जी सीट नहीं मिलने जा रही है, जबकि पिछली बार खुद दुष्यंत चौटाला हिसार सीट से चुनाव लड़े थे। तो वैसी वो हम्म। एक एक सीट पर बीजेपी जो सहयोगियों को दी थी वो वापस ले रही है। सहयोगी पार्टियों को कम सीटें दे रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में शिवसेना को उसने रखा है, एकनाथ शिंदे गुट को, और अजीत पवार गुट एनसीपी का, दोनों उसके साथ हैं। पार्टी दोनों को, जी अब वहां बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 30 सीट लड़े, 25 से 30, 25 तो पहले भी लड़ती थी, वो अब 30 सीट का है कि बाकी जी 18 सीटें जो बचेंगी वो इन दोनों में बटे, क्योंकि पार्टी मान हम्म, रही है कि इनकी हैसियत उतनी नहीं रह गई है जितनी एकजुट रहने पर थी। तो जी ज्यादा सीटें लड़नी है, सहयोगी पार्टी के लिए जो सीटें छोड़ी थी वो सीटें लड़नी है, जो पारंपरिक रूप से कमजोर सीटें थी वो लड़नी है, उन पर मतलब ज्यादा फोकस करना है। जो कम अंतर से जीते हैं, ऐसी 160 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। जो बीजेपी के लिए सर्वे करने वाले लोग हैं या उसकी जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का जी कहना है कि ऐसी सीटों की संख्या 160 है। तो मोटे तौर पर 100 के करीब तो वही सीटें होंगी जहां वो पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। 48 ऐसी जी है जहां 2% से कम अंतर से हारी है, तो 148 हम्म, तो यही हो गई। उसके बाद 10 12 मतलब सहयोगी पार्टियों की जो सीटें होंगी, तो ये सब मिलाकर के 160 का फिगर एक सामने अभी आ रहा है। ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कि 2 बार में दो लिस्ट आए चुनाव के पहले और उनमें इन सभी जी सीटों पर घोषणा हो। तो ये, लेकिन कहने का मतलब है कि बीजेपी की जो तैयारी है, उसको, उस तैयारी के आगे अभी जो इंडिया ब्लॉक है वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। जो उस दिन आप बता रहे थे, बिल्कुल और ये सही भी है कि जी नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर हम साथ उसके बराबरी में नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, फिर कैसे लड़ सही बात पाएंगे। जिससे हम्म, लड़ना है, जिससे मुकाबला करना है, उसकी स्पीड हम्म, से तो मैच करना होगा। हम्म, अब वो मान लीजिए कि 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से चलेगी, तो आप कैसे उसका मुकाबला करिएगा। और दूसरा एक बड़ा अच्छा रूपक है जो यहाँ बताते हैं लोग, कि अगर एक विद्यार्थी है जो पूरे साल पढ़ाई करता है, वो जी ट्यूशन भी ले रहा है, अपने खुद भी पढ़ रहा है, और स्कूल भी जा रहा है रेगुलर, और साल भर पढ़ाई करता है, और एक विद्यार्थी है जो परीक्षा के समय पढ़ने जाएगा, तो दोनों में से ज्यादा नंबर किसको आएगा? जो ज्यादा नंबर लगातार पढ़ रहा तो उसको आएगा जो सालों भर पढ़ रहा है। तो है जी बीजेपी वो विद्यार्थी है जो सालों भर पढ़ाई करती है, सत्ता में होने के हम्म, बावजूद उसके नेता सालों भर मेहनत करते हैं। पूरे जी साल प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, अमित शाह मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे का काम चल रहा होता है। ये चाहे एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स हो, या एक्सिस माई इंडिया हो, या इस तरह की जितनी एजेंसियां हैं जिनके बारे में खबर है कि बीजेपी ने उनको अपने काम में लगा रखा है। आरएसएस का जी फीडबैक है, ग्राउंड लेवल पर आरएसएस के जैसा नेटवर्क किसके पास है? तो वो आरएसएस की फीडबैक ले रहे हैं लोग, पार्टी की फीडबैक ले रहे हैं, सर्वे करने वाली एजेंसियों की फीडबैक ली जा रही है, सरकारी तंत्र जो साधन होता है सरकार का, उससे फीडबैक ले रहे हैं, और उसके आधार पर बजाबता मशीन से छटनी हो रही है कैंडिडेट की। नमो ऐप पर सर्वे चल रहा है, और हर जी हर सीट पर नमो ऐप पर 3-3 नाम मंगाए जा रहे हैं, संभावित नाम, किसी भी आदमी से। हम्म, आप नमो ऐप डाउनलोड करिए और 3 नाम भेजिए क्षेत्र से। तो उससे तो उसका एक डाटा जमा हो रहा है, जो जिसको मशीन से ही उसको प्रोसेस किया जा रहा है उस डाटा को।
तो इस बिल्कुल। लेवल पर बीजेपी ने तैयारी करके रखी है और इंडिया ब्लॉक में अभी बातचीत हो रही है, प्रिलिमिनरी राउंड की बातचीत हुई है अभी 3-4 स्टेट में, और ये प्रोसेस हम्म। चलता रहेगा हमको लगता है पूरे जनवरी तक। तो हम लोग जो कल भी बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार बैठे हम्म। हुए हैं, उनकी पार्टी बैठी हुई है, कोई तय ही नहीं कर रहा है कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, कौन कहां-कहां से लड़ेगा, सीटों की अदला-बदली होगी कि नहीं होगी। तो अभी आप इसी में उलझे हैं। और उस हाँ, बीच ठीक है, राहुल गांधी देखिए। चल दिए अपनी यात्रा करने। तो हम्म। उस कब ये फैसला होगा, कब चीजें तय होंगी, कब आप उम्मीदवार तय करिएगा? अभी किसी को जब आपको पता ही नहीं कि आप कौन सी सीट लड़िएगा, तो उम्मीदवार कहां से तय करिएगा? और सही कांग्रेस की बात। होशियारी देखिए कि सभी सीटों पर पहले कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिए। हम्म। आपको जब लड़नी ही उतनी सीटें हैं, जब जितनी सीटें आप 52 सीट पिछली बार जीते थे और 209 या कुछ इस तरह की सीटें हैं जिन पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे। तो टोटल जी। मिला-जुला करके जो स्ट्रेंथ वाली सीटें हैं वो 291 हैं। हम्म। 291 सीट बनती है, जो बीजेपी कांग्रेस की अपने स्ट्रेंथ की, जो उसके वॉर रूम में जो लिस्ट बनी है उसमें 291 सीटें हैं, जहां आप समझ रहे हैं कि आप मजबूती से लड़िएगा, और जी। 539 सीट पर आपने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिए। तो ये उस वो तैयारी नहीं होती है, ये तो अंधेरे में तीर चलाना हुआ। आप सीटें जहां आइडेंटिफाई करिए, आप लड़ेंगे वहां कैंडिडेट खोजिए, जिस तरह से हम्म। बीजेपी कर जी, बीजेपी बिल्कुल। ने जो अभी बताया, जितनी बारीकी से जो उनकी योजना बन रही है, उस योजना को तो कहीं हम्म। मैच नहीं कर रहा है इंडिया ब्लॉक। हाँ, तो अजीत जी देखिए, यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो मैक्रो एनालिसिस चल रहा है बीजेपी के भीतर, बीजेपी को 2019 की 39 सीटें याद है नीतीश कुमार के साथ। अब बिल्कुल। नीतीश कुमार कहाँ रहते हैं, यह विषय है। तो बीजेपी 2014 के चुनावी नतीजों की समीक्षा भी कर रही है कि जब नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीटें ही मिली थी, लेकिन आरजेडी ने भी जीत हासिल कर ली। तो बीजेपी का ध्यान 2014 के नतीजे की तरफ भी गया है। जैसे आप याद कीजिए, पूर्णिया सीट और नालंदा तो जदयू ने ही जीत लिया था। मधेपुरा पप्पू यादव जीत गए थे, सुपौल रंजीत रंजन जीत गए थे, कटिहार तारिक अनवर जीत गए थे, भागलपुर में भी जीत मिली थी, बुलो मंडल को जीत मिल गई थी, बांका। शैलेश कुमार। जी। हाँ, बांका में जयप्रकाश नारायण यादव जीत गए थे। तो ऐसी सीटें जहां 2014 में गड़बड़ी हुई थी और नीतीश कुमार के आने के बाद 2019 में ठीक हो गया, तो नीतीश कुमार इधर रहते कि उधर रहते, ये देख, तो वो भी एनालिसिस एक चल रहा है। और दूसरी बात जो चौंकाने वाली खबर आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स करती है, कि जहां कम मार्जिन से 2% से कम मतों के अंतर से जीत हुई, वो तो सबसे ज्यादा फोकस में है ही। लेकिन एक बात और, भाजपा भविष्य की राजनीति कर, नरेंद्र मोदी जब सांसदों से मिल रहे थे, तब भी उन्होंने इशारा किया था कि बहुत सारे लोगों को बेटिकट होना पड़ेगा। परिस्थितियां कई हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं, सहयोगी दल हो सकते हैं, भविष्य की राजनीति हो सकती है, आपके अच्छे काम होंगे, तब भी हमें कुछ कड़े फैसले करने होंगे, लेकिन सभी को याद रखना होगा कि कमल निशान जो है वही सबसे बड़ा है। तो खबर ये चल रही है कि 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी 35 से 52% मतों के अंतर से चुनाव जीती, वहां नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता। भविष्य की राजनीति जो गढ़ा जा रहा है, देखिए हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, नहीं बन पाए। मोहन यादव का नाम किसी ने नहीं सुना था। राजस्थान में पहली बार जीते हुए को भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी इधर भी काम कर रही है भविष्य के लिए भी। जहां प्रचंड जीत मिली थी, वहां मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना बिहार में, पटना साहिब की सीट बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, मुजफ्फरपुर की सीट बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। हाँ, पटना साहिब के पास, या शहरी राजधानी ही है, पाटलिपुत्रा की सीट, वहां फाइट होती है, वहां भी बीजेपी की नजर है। रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती, लालू यादव की बेटिया, जो जीत हार का फैसला होता है वो कम मतों का ही होता है, कुछ हजार का ही होता है। लेकिन यदि 35 से 52% के अंतर से जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां उम्मीदवार बदले गए, उम्र का भी तकाजा दिया जा रहा है। कई नाम बिहार में चर्चा में आते हैं, राधा मोहन सिंह, रमा देवी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, आर के सिंह, अश्विनी चौबे, कि इन्हें बेटिकट होना पड़ सकता है। तो नए लोगों को मौका देने की तैयारी भी चल रही है बीजेपी के भीतर, ये खबरें भी हैं जी जी। देखिए, आपने 2 बातें इसमें जो कही, वो एक तो नीतीश कुमार आते हैं या नहीं आते हैं बीजेपी का, जी।
बीजेपी के साथ, उस पर बहुत सारी चीजें तय हैं, बहुत सारी चीजें तय हम्म, होनी है। अगर नीतीश कुमार जी, आ जाते हैं, तो आपने जितने नाम लिए, इनके हम्म, अलावा भी कई लोगों की टिकट कट सकती है। इनकी तो जी, कट ही जाएगी। फिर तो आप तय मानिए, हम्म, अगर नीतीश कुमार आ गए अलायंस में और हम्म, बीजेपी, जेडीयू और जो बाकी अलायंस पार्टनर है वो सब मिल के चुनाव लड़ते हैं, तब तो हम्म, अनेक लोगों की टिकट कटेगी। तब तो बीजेपी मैक्सिमम लोगों की टिकट काट देगी, क्योंकि जी, तब बीजेपी पूरे भरोसे में होगी, पूरे कॉन्फिडेंस में होगी कि वो चुनाव जीतेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। तो फिर वो टिकट काट देगी। तो नीतीश कुमार का को लेकर के जो एनालिसिस है वो इसी आधार पर है। देखिए, हम्म, 2 सीटें भले मिली थी 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी को, लेकिन 16% वोट मिला था उनको। बिल्कुल, 16% वोट मिला था। आज अगर हम माने कि वो 16% वोट नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, हम्म, 10% भी वोट अगर उनका होता है और वो वोट जी, अगर वो आरजेडी कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो हम्म, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। फिर 2014 वाला सीन नहीं रहेगा। हम्म, फिर ये नहीं होगा कि 30 सीट जीत गई बीजेपी अलायंस, 30 सीट जीत जाए। फिर बीजेपी अलायंस 20 के नीचे भी आ जाएगी। जी, इस बात को भी बीजेपी का एक को अंदाजा है, इस बात का भी। इसीलिए वो हम्म, नीतीश कुमार को साथ लेने की चाहत बीजेपी में है कि वो आ जाए, तो फिर निश्चिंत हो जाए कि 39 सीटें मिल जाएंगी, 38 मिल जाएंगी, या हो सकता है 40 भी मिल जाए। तो ये जी, इसलिए उनके अगले मूव पर नजर है। अगर वो आते हैं तो बीजेपी की स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर वो नहीं जी, आते हैं बिल्कुल, तो बीजेपी की स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर वो हम्म, आ जाते हैं, फिर अनेक बड़े लोगों की टिकट कट जाएगी, किसी की टिकट काटने में बीजेपी को कोई हिचक नहीं होगी उस तरह से, हम्म, जैसे वो गुजरात में काटेगी। गुजरात में जिस तरह से विधायकों की टिकट कटी थी, मुख्यमंत्री भी अब वहां पूर्व विधायक हैं, चलते हुए हम्म, मुख्यमंत्री पूर्व विधायक हो गए, वो मुख्यमंत्री पद से तो हटाए ही गए, उनको विधानसभा की टिकट भी नहीं मिली। तो जी, ये स्थिति है वहां। डिप्टी सीएम भी पूर्व विधायक है वहां। तो हम्म, वो स्थिति हो सकती है वहां, जहां जहां ये स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति है कि हम्म, कि बीजेपी बहुत मजबूत। अभी जैसे गुजरात में क्या फोकस है, क्या टारगेट है, हम तो हैरान थे सुन करके कि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि हर सीट 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है। वहां के जो हर प्रदेश सीट पांच अध्यक्ष हैं, लाख अच्छा, हर सीट हर सीट 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है। पिछली बार हम्म, भी वो 15-17 सीटें हैं, 18 सीटें जो 5 लाख वोट से ज्यादा जीती है बीजेपी। जी, तो इस बार उसका लक्ष्य है कि हर सीट 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है। तो हम्म, इस तरह का टारगेट फिक्स कर रही है। जहां बड़ा अंतर है, जो आपने कहा ना कि 30% से ज्यादा, 50% तक का जहां अंतर है वोट का, जहां 4-4 जी, लाख वोट से जीती है। जैसे बगल में आप झारखंड में ही देखिए, 6 सीटें हैं ऐसी जहां 4 लाख वोट से जीती है, 6 या 7 सीटें। हम्म, तो वैसी सीटों पर उम्मीदवार बदलने में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। हम्म, जहां उसको पता है कि फासला 40% का है और कितना भी कोशिश कर ले कोई उसको मैच नहीं कर सकता है, वहां नया कैंडिडेट दिया जाएगा। वहां जी, जोखिम लेने बिल्कुल, पार्टी जोखिम नहीं है, उसमें जोखिम हम्म, नहीं होता है। उस तरह की सीटों पर कोई जोखिम बीजेपी को नहीं है। जैसे आपने पटना साहिब कहा, वहां क्या जोखिम है, किसी को उतारेंगे तो जीतेंगे। तो बिल्कुल, ऐसी सीटें बीजेपी के एक वो स्ट्रेटजी है। तो वो बिहार में नीतीश कुमार आएंगे तो सबकी टिकटें कट जाएंगी, ज्यादातर लोगों की। नहीं जी, आएंगे तो हो सकता है कि लड़ने की क्षमता को देख करके, पॉपुलैरिटी को देख करके कुछ हम्म, उम्मीदवार रिपीट हो वहां। एक तो ये स्थिति हमको दिख रही है। अभी वो फैसला 14 से जनवरी तो को हो जाए, या 22 जनवरी के बाद हो जाए, जी, वो हो जाएगा। और दूसरा, जो बीजेपी की अपनी अपना स्ट्रेंथ जो है बीजेपी का, बीजेपी उसको भी एनालाइज कर रही है। आपने कहा कि जो स्ट्रेंथ एनालिसिस का है कि अपने दम पर जी, बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं, तब क्या हम्म, करना है बीजेपी को। तो उसमें फिर हमने जैसा पहले कहा कि फिर नीतीश कुमार जिन सीटों पर पिछली बार लड़े थे, उन सीटों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर तो जो बड़े उम्मीदवार हैं पार्टी के, वो तो लड़ेंगे ही। हम्म, उनमें से जी, दो एक लोगों की सेहत के आधार पर, उम्र के आधार पर किसी की टिकट कटे तो कटे, नहीं तो बाकी सबको लड़ाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी को पता है कि जो पुराने लड़ने वाले लोग हैं, उनकी पहचान है, उनके पास साधन हम्म, है, संगठन है, वो सारी चीजें हैं, वो लड़ के सीट निकाल सकते हैं या कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो वैसे लोग तब लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की सीटें बदले। नीतीश कुमार जहां पिछली बार लड़े थे, ऐसी जो सीटें हैं, उन जी, सीटों के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है बीजेपी। अब वो बिल्कुल, उम्मीदवार कहाँ से ले आती है बीजेपी, किस तरह का कास्ट इक्वेशन उसका लेकर के बिठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ये सब चीजें बहुत जल्दी तय होंगी, क्योंकि बीजेपी सीटों पर हम्म, बात कर रही है। जो उसने सर्वे कराया, वो सबकी रिपोर्ट उसके यहाँ 14 जनवरी तक या उसके बाद आ जाएगी। 22 जनवरी को जैसे अयोध्या के कार्यक्रम से फ्री होंगे, वैसे इसके बारे में फैसला होगा। और 22 जनवरी के बाद ज्ञानेश्वर जी नजर रखनी होगी कि किस दिन संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। जिस दिन जी, होगी, उस दिन पहली सूची फाइनल होगी। वो 160 सीटें जो हम लोग कह रहे हैं, वो 160 है। एक बार में नहीं आए, हो सकता है 2 बार में आए, बिल्कुल, लेकिन जी, वो सूची आएगी। और वो हम्म, चुनाव के पहले आएगी और सबके लिए चौंकाने वाली सूची होगी। क्योंकि उसमें जी, ऐसे नाम होंगे जिन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी सीटें होंगी जिनके बारे में अभी माना जाता है कि ये सीटें तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती है, ऐसी सीटें हैं।
ऐसी सीटों के लिए ज्ञानेश्वर जी काम हो रहा है। जो एक दिन और हम आपको बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट है, कन्नौज सीट है, ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी, जहां जो मुलायम सिंह के परिवार का गढ़ रही हैं जो सीटें, उन सीटों पर देखा जा रहा है, रायबरेली सीट, अमेठी सीट, कन्नौज, मैनपुरी, सुल्तानपुर, मान लीजिए अभी ये खबर चल रही है कि पीलीभीत और सुल्तानपुर, ये दोनों सीटें मेनका गांधी और वरुण गांधी हो सकता है न लड़े बीजेपी से, वो हो सकता है निर्दलीय लड़े, तो उनके लिए उनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो सुल्तानपुर, पीलीभीत, रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, ऐसी सीटें देखी जा रही हैं। बिहार में मधेपुरा, नालंदा, आपने कहा मधेपुरा और नालंदा दोनों सीटें। इसी जी तरह से बिल्कुल। बारामती सीट हमने कहा था पहले भी कि बारामती सीट महाराष्ट्र में। तो ऐसी सीटें हैं जिन सीटों की, बेंगलोर उत्तरी कर्नाटक की सीट है जहां से डीके शिव कुमार के भाई चुनाव जीते हुए हैं। मुंबई दक्षिण की सीट है जहां से पीयूष गोयल के लड़ने की बात हो रही है, बीजेपी की जीती हुई सीट है। इसके बावजूद चूंकि शिवसेना अब अलग है, तो ऐसी सीटों पर भी अलग से विचार कर रही है पार्टी। तो हर स्टेट में इस तरह की सीटें उसने आइडेंटिफाई की। हरियाणा में बीजेपी जीती हुई है सीट, लेकिन हुडा के असर वाली जो रोहतक सोनीपत की सीट है, उसके लिए कैंडिडेट देखे जा रहे हैं कि इस तरह का कैंडिडेट जो किसी तरह की लड़ाई में चुनाव जीत सके वो। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी ने झारखंड में राजमहल और पूर्वी सिंहभूम, अमित शाह की सभा हुई संथाल परगना में, देवघर, वहां से भी उन्होंने संथाल परगना को एड्रेस किया, और चाईबासा खुद गए थे जाकर के। अगर चाईबासा में जो गीता कोड़ा एमपी है कांग्रेस की, वो नहीं आती है बीजेपी में, तो उनको कैसे वहां हराया जाए, उसकी स्ट्रेटजी। तो ऐसी भी सीटें हैं जो विपक्ष के नेताओं की मजबूत सीट है। छिंदवाड़ा की सीट है कमलनाथ की। तो इन तमाम सीटों पर वो ऐसे एक एक सीट पर बीजेपी ने काम किया है, और उन सब सीटों पर जल्दी समय से पहले उम्मीदवार घोषित होंगे। जी, तो समय से पहले उम्मीदवार घोषित होंगे। 22 जनवरी के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक कब होगी, इस पर नजर रखनी होगी, और इंडिया ब्लॉक तो पिछड़ता ही दिख रहा है। तो खैर, अब चुनाव आ ही गया है, तो हम लोग चुनाव की चर्चा करते ही रहेंगे। आज मेरे साथ चर्चा में जुड़े, आपको धन्यवाद। और चलते-चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।